जैसे ही मैंने होश संभाला, बचपन से एक ही बात सुनी कि इनका तो भाई नहीं है। हमारे गांव में ये बातें करना स्टार्ट कर दी, आबिद की बेटी तो जी गांव से भाग गई हुई है। मुझे ये था कि मुझे ना लोगों को जानने का, जब आप बैठे हैं ना, तो मुझे ये लगेगा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप क्या हैं, किस तरह हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस तरह करके। डायरेक्ट अगर मैं उस टाइम पे बाबा को कहती कि बाबा मुझे तो मीडिया में जाना है, तो बाबा कहते नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता। मैंने लाहौर में आके 2 इंटरव्यूज़ दिए, एक डेवो का दिया, एक IT कंपनी थी वहाँ पर दिया। तो डेवो में मेरी सिलेक्शन हो गई। लोगों को जब पता चलता है कि ये लड़की अकेली रह रही है, तो उसको तो वैसे भी सही नहीं समझा जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसी कहानियां आपके सामने लेके आते हैं और आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं जिन स्टोरीज़ में, जिन कहानियों में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती है आपकी ज़िंदगी में भी, और उन लोगों की ज़िंदगी में जो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं और उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे चलें, आगे बढ़ें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा आबिद साहिबा, इनकी कहानी शुरू होती है। ये एक छोटे से गांव से उठी और गांव से आके इन्होंने लाहौर में अपना मीडिया का जो सफ़र है वो किस तरह तय किया, ये आज हम इनसे जानेंगे। यानी कि एक ऐसी लड़की जो एक गांव में रहती थी जहां पे ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि एक वो लड़की लाहौर जाएगी, लाहौर जाके फिर वो मीडिया चैनल्स पे काम करेगी और इतना ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। तो ये सारा सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, इस सफ़र के दौरान इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, ये सब बातें हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरा आबिद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप मीडिया में जो आना चाहती थी, जर्नलिज़म की तरफ आना चाहती थी, इसमें आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और फिर गांव से किस तरह ये सारा आपने सफ़र तय किया? थैंक यू सो मच सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी। एक्चुअली अब जब आप एक गांव से ताल्लुक़ रखते होते हो, हम 2 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। तो जैसे ही मैंने होश संभाला, बचपन से एक ही बात सुनी कि इनका तो भाई नहीं है, ये तो सिर्फ 2 बेटियां हैं, ये क्या करेंगी, ये क्या करेंगी। ये सोचते 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 मैट्रिक किया मैंने, उसके बाद ICS किया। ICS के बाद मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई कि मुझे बस काम करना है, इसलिए मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन वो एक चीज़ माइंड में बस जाती है ना कि आपने काम करना है, आपने बेटा बनना है, अपने बाबा का बेटा बनना है। भाई बेटे क्या करते हैं, तो वही चीज़ माइंड में थी। मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, वहाँ पे मैंने बैरिया इनक्लेव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट किया। उसके बाद मैं दुबई चली गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद आई मुझे, जब मैं दुबई गई तो हमारे जानने वाली हैं, अपने पैसों से गई थी मैं। मेरे बाबा ने मुझे सपोर्ट किया था, जो मैंने खुद बैरिया इनक्लेव में कमाए थे मैं उससे गई थी। लोगों ने इवन के हमारे गाँव में ये बातें करना स्टार्ट कर दी कि आबिद मेरे बाबा का नाम है, आबिद की बेटी तो जी गाँव से भाग गई हुई है। इतना तक लोगों ने बात की। हालांकि उसके बाद बाबा घर आए, मैं भी घर आई। जब वहाँ से वापस आए तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे कहीं ना कहीं जाना मीडिया में था। मुझे ये था कि मुझे ना लोगों को जानने का, जब आप बैठे हैं ना, तो मुझे ये लगेगा कि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप क्या हैं, किस तरह हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस तरह करके। कहीं ना कहीं से जाना मीडिया में था, आना मीडिया में था। तो डायरेक्ट अगर मैं उस टाइम पे बाबा को कहती कि बाबा मुझे तो मीडिया में जाना है, तो बाबा कहते नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर मैंने घर बैठ के सर्च की जॉब्स इन लाहौर। सही। एजुकेशन थी नहीं, ICS बंदे को अब कहाँ से, आप खुद सोचें कहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। मुझे एक ऐड मिला कि डेवो एक्सप्रेस बस होस्टेस की जॉब्स आई हुई हैं, वैकेंसीज़, तो आप लाहौर आके इंटरव्यू दे लें। अच्छा, ये बात मैंने किसी से डिस्कस नहीं की। इवन कि मैं अपने बाबा से हर बात शेयर करती हूँ, उनको भी मैंने नहीं बताया। मैंने कहा बाबा एक ना लाहौर में इंटरव्यू है तो मैं दे आऊँ, बड़ा मैंने सिलेक्ट होना, आपको तो मेरी तो एजुकेशन ही नहीं है, तो कौन सा मुझे किसी ने सिलेक्ट करा है ना, बस मैं घूम फिर भी आऊँगी, लाहौर नहीं देखा हुआ, तो आप मुझे जाने दें। पापा ने मुझे कभी किसी बात में नहीं रोका, उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ। मैंने लाहौर में आके 2 इंटरव्यूज़ दिए, एक डेवो का दिया, एक IT कंपनी थी वहाँ पर दिया। तो डेवो में मेरी सिलेक्शन हो गई। वहाँ पे मैंने डेवो में पहले आके ट्रेनिंग ली, फिर एज अ बस होस्टेस काम करना शुरू किया। बाबा को मैंने कैसे एग्री किया, मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड हैं, तो उनको एग्री करना कि आपकी बेटी डेवो में एज अ बस होस्टेस काम करेगी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मैंने बाबा को, मैंने कहा बाबा यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ काम करना है, उसके बाद मैं PIA या जो एयर कंपनीज़ है ना, एयर होस्टेस बन जाऊँगी। ये बस ट्रेनिंग है बस होस्टेस की, आप मुझे थोड़ा सा करने दें, इंशाल्लाह मैं जब एयर होस्टेस बन जाऊंगी तो फिर आप देखिएगा। तो मैं आई, मैंने डेवो में जॉब की तकरीबन 2 साल की, लेकिन वहाँ पे यही था कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है। इकरा जो करना चाह रही है ना, वो नहीं हो रहा, वो कैसे होगा। खैर डेवो से
मुश्किल तरीन करके छोड़ना मुश्किल था। पैसे बड़े अच्छे आ रहे थे, आपके डेली कितने ट्रिप्स लगते हैं अभी, पैसे ही पैसे। तो मैंने खैर वहाँ से रिज़ाइन किया और मैंने एक रेस्टोरेंट वहाँ पे ऑर्डर टेकर, आप पिज़्ज़ा ले लो मेरे से, बर्गर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस तरह लाइक वहाँ पे काम स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन किया, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता एक काम में, उस काम में आपका दिल नहीं लगता, आप कुछ भी कर लो। तो उसके बाद मैंने एक डिज़ाइंस वैली के नाम पे सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया। वहाँ पे शहजाद साहब थे, उन्होंने मुझे कहा था कि अगली सांस बाद में लो, पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। ठीक है। शहजाद साहब को आप भी जानते होंगे। ये बात ना उनकी मुझे बहुत लगी, मैंने फिर चुप करके ना यूट्यूब चैनल बना लिया। फिर एजाज साहब आए, एजाज साहब, उनको मैंने इंटरव्यू किया, मैंने बाबा को बताया, मैंने कहा बाबा मैं ना वैसी एक ट्राई के लिए ना, लेकिन मैं कैमरे में कैसी लगती हूँ, तो मैंने एक इंटरव्यू किया, मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि पोस्ट तो मैंने खुद ही करना था। तो मैंने घर लेके गई, यूएसबी में डीवीडी पे उस पर एलसीडी पे लगा के दिखाया, मैंने कहा देखो कितनी प्यारी लग रही हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ। तो कहते हैं हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया है, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी बेटी है। तो मैंने कहा बाबा इसको अपलोड कर दें। देखिए सवाल ही बैठ के पूछने हैं ना, मैं कौन सा कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कौन सा ड्रामाज वगैरह वो जो होता है उस तरह का कोई काम कर रही हूँ। तो ये तो अच्छा है लोगों से पूछना, लोगों को जानना कि भाई आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो कहते हैं चलो ठीक है कर दो। वो मैंने अपलोड किया और हमारे गांव में एक ना थरथली सी मच गई कि अच्छा पंजाबी में कहते हैं फलाने दी ती ते नेट ते चढ़ गई। एक मुझे इस तरह से कहा गया कि मेरे पापा को बातें की जाती हैं कि भाई बेटी की कमाई, अपनी कमाई थोड़ी खुद कमा रहे हैं जो अब बेटी को भी, मैं पापा से कभी भी मैं घर जाती हूँ मैं उनसे पैसे लेके आती हूँ, मैंने कभी भी नहीं दिए हैं घर में उनको। बस उनकी जो सपोर्ट थी वो मेरे साथ थी और आज मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया। और इस चीज़ को मेरे पापा मैं अभी तक फेस कर रहे हैं, लेकिन लोग बात करना नहीं छोड़ते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे मुझे भी सारी सारी रात नींद नहीं आती और बाबा को भी नहीं आती। मैम मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे ख़ुद लाहौर शिफ्ट हो गई, तो आपने ये नहीं कभी सोचा कि आप अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाएं, ताकि आप जो एक वो चीज़ फेस कर रही हैं वो आपको कम करनी पड़े? क्योंकि लाहौर में तो बहुत सारे लोग मीडिया पे काम कर रहे हैं और इतना मायूब इस चीज़ को नहीं समझा जाता। बिल्कुल सर, ज़रूर सोचा मैंने, लेकिन पॉसिबल नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने बाबा को भी कहती हूँ, क्योंकि हम दो ही बहनें हैं, बाबा मामा हम इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे सुकून हो जाएगा। मेरा यहाँ पे रहना आपको पता है मुश्किल होता है, फिर आपको लोगों को जब पता चलता है कि ये लड़की अकेली रह रही है तो उसको तो वैसे भी सही नहीं समझा जाता। हालांकि मेरी आप ही है यहाँ पे, हम लोग इकट्ठे रहते हैं, 3-4 लड़कियाँ मिल के रहती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं रहती। कोशिश कर रही हूँ कि मेरी दादो अग्री हो जाए इस बात पे तो हम इंशाल्लाह लाहौर आ जाएंगे। मैं आ गई हूँ ना तो उनको भी ले आऊँगी। मैम आपने जब ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया और इस तरह काम शुरू किया, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या फेस करनी पड़ी, क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में? देखो मीडिया में कोई भी चैलेंज नहीं है, लाइक आप कहीं भी जाते हो, ऑफिस में काम है, कोई भी काम है, उसमें मुश्किलात होती हैं। आपको मुश्किल से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, चीज़ें कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। मीडिया में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई। लाइक मेरे अभी MYK न्यूज़ TV पे मैं काम कर रही हूँ, मेरे बॉस इंतहाई अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उस तरह से सिक्योर, अगर हम रिकॉर्डिंग पे भी जाते हैं ना, मेरा ड्राइवर, कैमरामैन और एक प्रोड्यूसर हमारे साथ होता है। आप कहीं पे किसी और कंपनी में काम करते हैं, इतने लोग आपको लेके जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो इस मीडिया में कोई भी हर्डल नहीं आई। हर्डल अगर आई है तो अपने जो बैकग्राउंड एरिया है, मेरा गांव है, वहाँ से ही आई है। लोगों की बातें और उनको फेस करना। अभी भी जब जाती हूँ मुझे यहाँ पे कोई डर नहीं लगता। हम जहाँ पे मेरी बस जाके उतरती है, मतलब रुकती है, वहाँ से अपने घर 2 मिनट का रास्ता है और वो 2 मिनट का रास्ता मैं ऐसे तय करती हूँ कि पहाड़ है मेरे लिए। लोगों की नज़रें और फिर बातें कि अच्छा नेट पे तो होती है तो पैंट शर्ट पहन के घूम रही होती है, यहाँ पे देखो कैसे चादर लेके आई है। अगर मैं वहाँ पे उस तरह चली जाऊँ तो मुझे तो वो आप लोग मार ही दोगे। मैम मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जब मीडिया स्टडीज़ को पढ़ते हैं, आप भी अभी पढ़ रही हैं, तो उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हमने एंकरिंग में जाना है और टेलीविज़न पे आना है या यूट्यूब पे आना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि मीडिया की और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें मैस कॉम के स्टूडेंट्स आ सकते हैं? एक तो ये बात है कि आपकी डिग्री आपको ये नहीं बताती कि आपने किस फील्ड में जाना है। अगर आप मैस कॉम कर रहे हो, आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। मेरा कोई मैस कॉम का इरादा नहीं था। मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं बस ICS किया हुआ था। अभी मैं मैस कॉम इसलिए कर रही हूँ कि जो नॉलेज है, तालीम है, आपको इजाफा करती है नॉलेज में।
तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आपने मैथ कॉम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप एंकर ही बनो, इसमें और काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, आप हमारे प्रोड्यूसर बन सकते हो, आप बीटीएस, जो हमसे भी ज़्यादा हमारी जो मेहनत होती है वो पीछे की टीम की होती है, तो आप उनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा मैम, आपने अपनी स्टडी आईसीएस के बाद छोड़ दी थी और अब आप दोबारा मैथ्स कॉम कर रही हैं, इसकी क्या वजह थी? स्टडी इसलिए छोड़ दी, वही बात कि मुझे बस जॉब करनी है, माइंड में ये चीज़ बैठ गई। तो अभी एट द एंड माइंड में यही आया और मुझे कहा गया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे मेरी बड़ी बहन नहीं है, बड़ा भाई नहीं है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, अपनी मर्ज़ी थी तो मैंने तालीम छोड़ दी। लेकिन ये मुझे आज भी अफसोस है कि मुझे एटलीस्ट अपनी तालीम नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। आज मेरा मैथ्स कॉम कंप्लीट हो चुका हुआ था, या जो डिग्री भी मैंने करनी थी, आज मैं फिर दोबारा स्कूल बैग उठा के या यूनिवर्सिटी नहीं जा रही होती। अच्छा मैम, आपके ये जो सारा एक विज़न था कि आप मीडिया पे आना चाहती थी, एक तो आपने बताया कि आपको लोगों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ था, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? किसी को टीवी पे देखती थी या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स या शख्सियत जिससे आप मुतासर होती हो कि यार इस जैसा मैंने बनना है या इस जैसा काम मैंने करना है? अच्छा, इंस्पिरेशन तो मेरे लिए मेरे बाबा हैं, उनको मैंने हमेशा मेहनत करते देखा है। हमारे लिए वो बाहर अब्रॉड रहे, सारा कुछ किया। उसके बाद अगर मीडिया की बात करूं तो मैं देखती हूँ, हमेशा मैं फॉलो करती हूँ फ़रुख वड़ाइच साहब को। अच्छा। मुझे उनके क्वेश्चंस, जिस तरह द वे ही आस्क टू पीपल कि ये किस तरह, वो बहुत बड़ी बात वो बहुत आसानी से कह देते हैं, और अगला बंदा ना सोच रहा होता है कि मैं इसका जवाब क्या दूँ। तो मेरी इंस्पिरेशन वो है, मुझे उनकी तरह बनना है, उनकी तरह सवालात करने हैं। मैम, आप पे जब आपकी पूरी लाइफ में जब स्ट्रेस का एक फ़ेज़ आया, जैसे आपने बताया कि आप अभी भी गाँव जब जाती हैं तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं, तो मुझे ये बताएं इस स्ट्रेस के फ़ेज़ में आप क्या करती हैं? ख़ुद को कैसे तसल्ली देती हैं? ख़ुद कैसे उस चीज़ों से बाहर निकलती हैं? जो मेन आपका दोस्त होता है वो आप खुद होते हो। तो मैं शीशे के आगे खड़ी हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ इकरा कौन है, किसने तुमको बताना है, किसने तुम्हारे लिए अच्छा करना है, जो भी हो तुम खुद ही हो। और दूसरा, मेरा जो कनेक्शन है मेरे अल्लाह ताला से बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे कुछ भी टेंशन हो रही होती है, कुछ भी होता है, तो मैं उसी टाइम अल्लाह जी ऐसे क्यों हो गया, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नवाफिल अदा करती हूँ, हाजत की नवाफिल। ये मेरी एक ना रूटीन है, और मैं आप लोगों से भी यही करूँगी, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप सिर्फ 2 रकात सलातुल हाजत के पढ़ लो और उसके बाद दुआ कर लो, इंशाल्लाह सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैम, आने वाले टाइम में आपका एक तो जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप क्या क्या काम करें वो बताएं, और कमिंग डेज़ में आपने क्या प्रोग्राम्स अपने अलाइन किए हुए हैं? अच्छा, मुझे ज़्यादा ये है कि मैं फ़नी नहीं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारी जो यूथ है आजकल देखती ही फ़नी है। मोटिवेशनल ज़्यादा है, क्योंकि वही मैंने बताया कि मुझे लोगों को जानना कि भाई आप इतना कैसे पहुँचे, किस तरह आपने स्ट्रगल की, जिस तरह मेरी अपनी स्टोरी है, तो मुझे उनको जानने का शौक़ है। तो मैंने वो स्टोरीज़ उस तरह की लाइन अप करती हूँ कि मुझे मोटिवेशन मिले, खुद भी मिले। लेकिन आपको होता है ना कि आप जब देखते हो लोगों को तो आपको फील होता है कि इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगी। उस तरह की स्टोरीज़ मैंने की हुई हैं। तो अभी इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च आ रही है, पॉलिटिकल मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो मैं कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे देखते हैं, लेट्स सी। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन और उनके काम को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब जब नाम आता है तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैं बहुत वही जब गांव में होती थी तो मैं उनकी बैठ के देख रही होती थी कि कितने खुशनसीब लोग हैं ना जो कासिम अली शाह फाउंडेशन में जाते होंगे, उनसे मिलते होंगे, उनसे फ़ेस टू फेस मोटिवेशन लेते होंगे। तो जब मैंने यहाँ पे कासिम अली शाह साहब को पहली दफ़ा देखा था ना, तो मैं बिल्कुल सख्ता हो गया था मुझे कि इतने हंसमुख और इतने प्यारा बंदा। मुझे पंजाबी हमारे कहते हैं एक शहजादे बंदे हैं वो। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि हर जो भी आपको मसला है वो आप अगर उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको उसका हल बता देंगे। और कासिम अली शाह फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पे आप अगर कुछ भी आपको सीखना है ना, इनके तो लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप इनकी बस फाउंडेशन को सर्च करें और यूट्यूब पे कुछ भी सीखें। आजकल कोई भी किसी को फ्री में कुछ भी नहीं सिखाता, तो कासिम अली शाह साहब तो सबसे बड़ा ये जो काम कर रहे हैं हमें सिखाने का, यही। थैंक यू सो मच इकरा आबिद साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने एक चीज़ बताई कि एक ख़ातून हो के जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल के फेज़ को गुजार के आज ये कामयाब हो गई हैं। तो इस तरह जो लोग हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारा मकसद यही होता है कि उनको भी एक मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।